हे एवरीवन, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। क्लास 12th हिस्ट्री की नई सीरीज चल रही है, समरी सीरीज, जिसकी ये सेकंड नंबर की वीडियो है, जिसके अंदर क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करवाया था इन 40 मिनट्स, वैसे यहाँ पर हम देखेंगे 30-40 मिनट्स की सीरीज़ है। मतलब 30 मिनट से लेकर 40 मिनट्स के बीच में लग सकता है, बिकॉज चैप्टर्स काफ़ी बड़े हैं। सो प्लीज़ कॉपरेट। जो भी यहाँ पर वीडियोस आएंगी इस सीरीज़ की, उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, राइट। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो से, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ऐसे ही आपको बहुत ही काम की वीडियोस मिलेंगी, ना सिर्फ हिस्ट्री की और भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ये जो आप बुक देख रहे हो 12th हिस्ट्री, इसमें हमें 4 चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा हो चुका है। इस वीडियो में हम किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, राइट। सो चैप्टर सेकंड, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसी तरीके से आपको भी एकदम एक्साइटेड रहना है कि भाई आज कुछ नया जानने को मिलेगा। इसमें हम चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद, राइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद किस तरीके से महाजनपद्स डेवलप होते हैं। हम यहाँ पर मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल सी कि मौर्यन एम्पायर के एंड होने के बाद और कौन कौन सी डायनेस्टीज आती हैं, यानी पोस्ट मौर्यंस के बारे में भी हम बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि लोग अपने राजा के बारे में क्या सोचते थे। वी विल डिस्कस अबाउट कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज ये लोग फॉलो करते थे, उस टाइम पे फॉलो की जा रही थी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वी विल सी कि क्या सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में डिफरेंसेस थे कि नहीं थे, और थे तो फिर वो किस टाइप के थे, क्या सोर्स है उसका। वी विल स्टडी अबाउट लैंड ग्रांट्स के बारे में बात करेंगे, ट्रेड के बारे में, टाउन्स के बारे में बात करेंगे, इंस्क्रिप्शंस के बारे में वी विल स्टडी अबाउट कैसे डिसाइफर की जाती है इंस्क्रिप्शंस और इनकी कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं। आपको चैप्टर नंबर 1 याद होगा, जिसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करी थी, राइट, कि भाई इंडस रिवर के पास, उसके इंडस रिवर के एरिया के आसपास आपको एक सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। अब हमने ये देखा था कि आपको 1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास वो सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी, उसका एंड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वैदिक पीरियड है ना इंडिया की हिस्ट्री में, वो शुरू होता है, राइट। और इस वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक तो अर्ली वैदिक पीरियड और एक आपका हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड। अब होता क्या है, जब अर्ली वैदिक पीरियड चल रहा होता है ना, तो हमें कुछ ट्राइब्स देखने को मिलती हैं जिनको बोला जाता था जन। आप ना एक कनेक्टिविटी देखो, मतलब पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। इनको जन बोला जाता था, यानी ये क्या है, ये कुछ ट्राइब्स हुआ करती थी। अब होता क्या है, जब लेटर वैदिक पीरियड आता है ना, उस टाइम तक आयरन की डिस्कवरी हो जाती है और एग्रीकल्चर में यहाँ पर एक तरीके से बूस्ट आता है, बूम आता है। अब एग्रीकल्चर लोग यहाँ पर करने लग जाते हैं। अब एग्रीकल्चर काफ़ी करते हैं लोग, उसकी वजह से भाई जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो ये जन पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ये मतलब सेटल नहीं थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर आप करने लग गए हो तो आपको एक जगह पे सेटल होना पड़ेगा, तभी तो आप खेती करोगे। तो ये लोग सेटल हो जाते हैं, यानी ये जन अपने पद जमा देते हैं, पैर जमा देते हैं और ये जनपद बन जाते हैं। और इन्हीं में से ही कुछ जनपद काफ़ी पावरफुल बन जाएंगे इसी पीरियड में, और वो बन जाएंगे महाजनपद, राइट। और इन्हीं महाजनपद के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। अब आप ये भी देखोगे कि ये जो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा का टाइम पीरियड है ना, इसको इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और इस टाइम पीरियड को ये भी बोला जाता है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मिड फर्स्ट मिलीनियम, ठीक है, मिड फर्स्ट मिलीनियम बिफोर कॉमन एरा। मतलब मिलीनियम का मतलब क्या होता है, 1000 ईयर का टाइम पीरियड। तो मिड का मतलब हो जाएगा वही 500 के आसपास का। तो 6th सेंचुरी का मतलब भी वही हो रहा है कि वही 500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास का जो टाइम पीरियड है, उसको टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इस टाइम पे ना काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही थी, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे। पहली बात तो देखो, ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर ना, इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री
ऑफ इंडिया। और हम किस टाइम पीरियड की बात करेंगे, 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा की बात करेंगे। और इसी सेम टाइम पीरियड की वी विल स्टडी अबाउट द सोशल हिस्ट्री इन द नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर में। और इसी सेम टाइम पीरियड की यानी 1200 साल का इतिहास जो हमारा है उसकी हम बेसिकली रिलीजियस लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी कि दिस शोज कि भैया हमारा जो चैप्टर सेकंड है, थर्ड है और जो फोर्थ है उसकी जो बेसिकली जो टाइम पीरियड है वो सेम है, बस चीज़ें अलग अलग हैं, यानी पैरेलल में सारी चीज़ें चल रही हैं। राइट, अब देखो क्यों इस टाइम पीरियड को 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा को, यानी कि आप कह सकते हो 500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास को टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। क्योंकि देखो इस टाइम पे ना नए नए स्टेट, सिटीज़, किंगडम्स डेवलप कर रहे थे, आयरन का यूज़ हो रहा था, आयरन की डिस्कवरी लेटर वैदिक पीरियड में होती है, तो इसका यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, आयरन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कॉइनेज में डेवलपमेंट आती है, यानी कि लोग कॉइन्स का यूज़ करते हैं, मतलब कॉइन्स में डेवलपमेंट आती है, कई सारी डायनेस्टीज आएंगी, पढ़ेंगे हम इसके बारे में, कॉइन्स को वो लेकर आते हैं सामने। ठीक है, काफ़ी सर्कुलेशन में रहते हैं कॉइन्स डिफरेंट प्रकार के। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसी फिलॉसफी सामने आ रही थी, इसके बारे में वी विल स्टडी अबाउट इन दी 4th चैप्टर। राइट, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो महाजनपद डेवलप हो रहे हैं, हमें ना बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट ये बताते हैं कि उस टाइम पे करीब 16 महाजनपद थे जो कि काफ़ी पावरफुल बनते हैं और सामने आते हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं यहाँ पर वजी, मगध, कौशला, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप मैप में जो हाईलाइटेड वाले देख रहे हो ना, अवंती हो गया, ये मत्स्य हो गया, यहाँ पर मगध है, वजी है, कौशला है, कुरु है, पांचाल है। ये आपके लिए मैप के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो मैप जब मैं कराऊंगा देन आई विल टेल यू अबाउट दिस। फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि ये जो महाजनपद आ रहे हैं, महाजनपद को आप क्या बोल सकते हो, या तो आप इन्हें स्टेट्स बोल लो या फिर आप इन्हें कुछ किंगडम्स बोल सकते हो जो कि उस टाइम पे डेवलप कर रहे थे। ठीक है, अब इनके फीचर्स की बात करते हैं तो कुछ महाजनपद के ऊपर किंग रूल क्या करते थे, यानी वो मोनार्की थे। कुछ थे ओलिगार्की, जिनको गणसंघ बोला जाता है। ओलिगार्की का मतलब जहां पर एक राजा रूल नहीं करेगा बल्कि कुछ लोग मिलकर रूल करेंगे। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, वजी। और वजी महाजनपद से ही को ही बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध एंड लॉर्ड महावीर। राइट, इनकी खुद की कैपिटल सिटी हुआ करती थी, आर्मी होती थी, ब्यूरोक्रेसी यानी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे। उस टाइम पे ना जो ब्राह्मण्स थे वो क्या कर रहे थे, संस्कृत टेक्स्ट, कौन सा, धर्मसूत्रास को कंपोज कर रहे थे, जिसमें इन रूलर्स की, राजा की ड्यूटीज लिखी जा रही थी। ठीक है, उनको कंपोज किया जा रहा था। उसमें ये ड्यूटी थी राजा की कि आपको क्या करना है, राजा को टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, किससे, कल्टीवेटर्स से, ट्रेडर्स से और आर्टिशन से। और किंग यहाँ पर क्या करते थे, मतलब बेसिकली उनके पास पैसा कहाँ से आता था, टैक्स के थ्रू आता था, और दूसरे अपने नेबरिंग महाजनपद कह लो, किंगडम कह लो, उस पर अटैक करके आता था। ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आप ये देखोगे इन सभी महाजनपद में से जो मगध है वो काफ़ी पावरफुल महाजनपद बन के सामने आता है। क्या था इसके पीछे का रीज़न, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मगध आपको ये प्रेजेंट डे बिहार वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महाजनपद बन के सामने आता है। इसके रीजंस के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, यानी साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, यू कैन रीड दी क्वेश्चन जो कि आ सकता है एग्जाम में। रीज़न की बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से मगध इतना पावरफुल महाजनपद बन के सामने आता है। देखो यहाँ पर आपको ये पता है गंगा वाला रीजन है ये, राइट, तो काफ़ी फर्टाइल रीजन है, एग्रीकल्चर काफ़ी बढ़िया होता था। अब जब खेती होगी तो भाई अच्छा खासा राजा को टैक्स मिलेगा, वेल्थ अच्छी खासी बढ़ेगी। आयरन माइंस यहाँ पर मिल जाएंगी और आयरन माइंस प्रोवाइड करती थी आयरन, और इस आयरन का यूज़ होता था टूल्स और वेपन्स को बनाने में। एलिफेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था आर्मी के लिए, यानी आर्मी में एलिफेंट का यूज़ होता था, जो कि मगध के लोगों को, मगध के राजाओं को मिल जाता था यहाँ के घने जंगलों से। गंगा और जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है एक रिवर अगर फ्लो कर रही है तो उसके साथ बहने वाली छोटी छोटी नदी, राइट। इसके थ्रू ना बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता था और साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाया करता था। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, यहां पर इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, राइट। आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हों, लेकिन उन रिसोर्सेज को यूज करने वाला राजा ही आपको अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो रीजन डेवलप करेगा ही नहीं। यानी हमें यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज देखने को मिल जाएंगी, उनके हमें रूलर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी पावरफुल थे, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से भी ये रीजन काफ़ी प्रॉस्परस हमें देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से हमें मिलेंगे, देखो मगध के ऊपर मेन 3 डायनेस्टीज आती हैं। हरियाणक डायनेस्टी, ठीक है, हरियाणक डायनेस्टी, उसके बाद आपको शीशुनाग मिलेगी, शीशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आपको नंदा डायनेस्टी मिलेगी, नंदा डायनेस्टी। हरियाणक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे राजा बिंबिसर, उनके बेटे आपको मिलेंगे अजातशत्रु, राइट। और शीशुनाग डायनेस्टी को बिलोंग करते थे पावरफुल रूलर आपको कालाशोक मिलेंगे, और नंदा के मिलेंगे आपको, नंदा डायनेस्टी के वन ऑफ द पावरफुल रूलर महापद्म नंदा। तो ये थे कुछ पावरफुल रूलर्स अलग अलग डायनेस्टीज के। इनकी पॉलिसीज की वजह से भी जो डेवलपमेंट होती है मगध के अंदर, ये चीज आप देखोगे, राइट। अब हम अपनी जो स्टोरी है ना उसको यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम दी बेसिकली महापद्म नंदा यानी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे ना वो थे यहाँ पर धनानंद। कौन थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धनानंद। अब होता क्या है, आपको ये पता है कि उस टाइम पे अलेक्जेंडर जो था अटैक कर रहा था, बाहर से वो आया था और इंडिया के ऊपर वो अटैक कर रहा था, मतलब वो इंडिया में एंटर हो चुका था। अब यहाँ पर आपको ये जो रीजन देखने को मिलेगा ना तक्षशिला, इस तक्षशिला वाले रीजन में आपको एक मिलेंगे आचार्य जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, चाणक्य। इनको ये लगता है कि भाई यहाँ पर हमें इसको अलेक्जेंडर को इंडिया में एंटर होने से रोकना पड़ेगा। और उस टाइम पे मगध वाला जो रीजन है उसके ऊपर कौन रूल कर रहा था, नंदा डायनेस्टी के रूलर धनानंद रूल कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, धनानंद वॉज रूलिंग ओवर हियर, और अब ये क्या करते हैं, ये धनानंद को वार्न करने जाते हैं कि भैया कुछ करो, इसको रोको अलेक्जेंडर को, वरना ये तो आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर जब वो धनानंद के कोर्ट में आते हैं, मतलब इसकी सोसाइटी को देखते हैं, कोर्ट में आते हैं, आम जनता को देखते हैं, तो वो ये देखते हैं कि जनता तो और अपने राजा से खुशी नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और चाणक्य जाकर के धनानंद को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अपने जनता की सेवा करना, और आपकी जो जनता है वो आपके किंगडम में खुशी नहीं है, ये मैं देख के आ रहा हूँ। आप किस प्रकार के राजा हो, कुछ ड्यूटीज़ को फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात सुन के धनानंद को ये बातें अच्छी नहीं लगती चाणक्य की, और यहाँ पर वो चाणक्य का अपमान कर देते हैं। एंड फिर चाणक्य बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी चोटी को खोल के ये बोलते हैं कि जब तक मैंने धनानंद तेरा तख्ता पलट नहीं कर दिया मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। ये बाय द वे स्टोरी आपकी बुक में गिवन नहीं है, बट इससे आप एक कनेक्शन ले सकते हो कि कैसे मौर्यन एम्पायर सामने आ रहा है, राइट। उसके बाद जो चाणक्य हैं वो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प लेते हैं और ये दोनों मिलके मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं। कब, 321 बिफोर कॉमन एरा के अंदर, राइट। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CM चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इनके बेटे आते हैं बिंदुसर, पीछे हमने जो पढ़ा है ना वो बिंबिसर हैं, याद रखना ये बिंदुसर हैं। और उसके बाद इनके बेटे आते हैं अशोक, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंशन लेकर आएंगे एम्पायर के अंदर, जो कि हम पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमें मौर्यंस के बारे में बताते हैं। तो व्हाट आर दी सोर्सेज। सोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एक तो लिटरेरी सोर्सेज और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। इसमें ना कुछ गड़बड़ हो गई है, ये वाला जो पार्ट है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है आपका, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, और ये इसमें PPT में मिस्टेक हो गई है। और ये है आपके लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि ऐसे सोर्सेज जो कि हमें लिखित रूप में देखने को मिलेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल में आपको स्कल्पचर्स मिल जाएंगे, इस प्रकार के स्कल्पचर्स जो कि राजाओं ने बनवाए थे। अशोका के पिलर्स आपको मिलेंगे, इस प्रकार के पिलर्स। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है राइटिंग, मतलब आप किसी भी हार्ड सरफेस पे कुछ लिख रहे हो वो इंस्क्रिप्शन है। हमें लिटरेरी सोर्सेज में मेगास्थनीज ने किताब लिखी है इंडिका, किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने। उसके बाद अर्थशास्त्र लिखी है किसने, चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। और जैन, बुद्धिस्ट एंड पुराणिक जो टेक्स्ट हैं इनमें भी हमें मौर्यंस का मेंशन देखने को मिल जाएगा, राइट।
अब हम बात करते हैं कि भैया जब अशोक यहाँ पर सामने आ रहे हैं और वो थर्ड रूलर बनते हैं तो कहानी किस प्रकार से चलती है। तो आप ये देखोगे अशोक का ये मानना था कि ये मतलब पॉलिसी थी कि भाई अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना है, और उसी के लिए वो एक टाइम पे क्या करते हैं, जो आज का प्रेजेंट है आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर यू विल फाइंड, उसके ऊपर बेसिकली जिसको कलिंग बोला जा रहा है, कलिंग वाला पार्ट प्रेजेंट डे उड़ीसा, इसके ऊपर अशोक अटैक कर देते हैं। लेकिन अटैक करने के बाद वो ये देखते हैं कि भैया उन्हें वॉर करके कुछ मिला ही नहीं, काफ़ी खून खराबा हुआ, तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो अपनी पॉलिसी को चेंज कर लेते हैं, वो वॉर की पॉलिसी को त्याग देते हैं। ही गेव अप, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ही गेव अप वॉर, ठीक है, वॉर को गेव अप कर देते हैं और धम्म की पॉलिसी को स्टैब्लिश करते हैं, लेकर आते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। धम्म की पॉलिसी में क्या था, धम्म की पॉलिसी में ये था कि भैया मैं आज से वॉर नहीं करूँगा, और भी लोगों को वॉर ना करने की सलाह दूंगा, हमें अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए या और भी आपके पेरेंट्स वगैरह हो गए, सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट करो, अपने रिलीजन के साथ साथ दूसरे रिलीजन के लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी है हमें। और इसी मैसेज को इन्होंने पिलर्स पे लिखवाया और इन पिलर्स पे बेसिकली लिखवाया, और इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया अशोक ने, जिनको बोला जाता है धम्म महामत्तास, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि कैसे मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, यानी कि शासन कैसे चलता था। तो 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे, कैपिटल पाटलिपुत्रा, स्वर्णागिरी, तक्षशिला, तोशाली एंड उज्जैन, ये आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ठीक है भैया ये 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, क्या हमें इतने बड़े एम्पायर में सेम टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इतने बड़े एम्पायर में सेम टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। आपको जो सरकार का या कह लो राजा का कंट्रोल मिलेगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा कैपिटल वाले रीजन में, और उसके आसपास के अराउंड कैपिटल वाले रीजन में, और कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स में आपको देखने को मिलेगा, प्रोविंशियल सेंटर्स पीसी, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं था, बिकॉज एम्पायर वॉज वेरी वास्ट। तो यहाँ पर हमें जो सेम प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है सब जगह वो देखने को नहीं मिलता, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मौर्यन एम्पायर का एंड कैसे होता है। तो आपको जो बृहद्रथ मिलेंगे ना, दैट वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इन्हीं के ही मिलिट्री कमांडर थे पुष्यमित्र शुंग, ये इनको मार देते हैं और शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 185 बिफोर कॉमन एरा में मौर्यन एम्पायर एंड हो जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर पोस्ट मौर्यंस। लेकिन अभी कुछ कहानी बाकी है, किसके बारे में, बेसिकली जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में। देखो मौर्यन एम्पायर में हमने एडमिनिस्ट्रेशन वाला अभी पार्ट देखा है, इसी को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा पोर्शन और है जिसमें आप ये देखोगे कि इन्होंने क्या किया हुआ था ना, काम का जो लोड है वो किसी एक के ऊपर ना आए, इसीलिए कुछ कमेटीज और सब कमेटीज बनाई थी और इसका जिक्र किया है और इसके बारे में बताया है किसने, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज जो कि इन्होंने ही इंडिका नाम की किताब लिखी है, और इनके अकॉर्डिंग एक कमेटी हुआ करती थी जिसकी 6 सब कमेटी थी, और इन 6 सब कमेटी का काम ये था, पहली सब कमेटी देखती थी नेवी को, दूसरी देखती थी मैनेज करती थी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, सेकंड फुट सोल्जर्स को, थर्ड फुट सोल्जर्स को, ठीक है, फोर्थ हॉर्सेस, फिफ्थ चैरियट्स, सिक्स्थ एलिफेंट्स। और जो सेकंड सब कमेटी की हमें जो एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारे काम किए जाते थे सेकंड सब कमेटी के द्वारा। तो आप ये देख रहे हो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही प्रॉपर लेवल का है, सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं। तो इनका नाम याद रखना मेगास्थनीज, इनकी किताब का नाम इंडिका, और किस तरीके से कमेटीज़ और सब कमेटीज़ के बारे में बता रहे हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन आप 8 नंबर में आराम से एग्जाम में देखोगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक की बुक सर्च कर रहे हो तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, दिस इज़ द बुक बाय ओसवाल पब्लिशर्स। ये बाय द वे हिस्ट्री की बुक है, इसको एक बार मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। काफ़ी बेस्ट बुक है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इस बुक में बेसिकली आपको सभी चैप्टर्स के ना शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हो, और एग्जाम के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, जितने भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे इंक्लूडिंग एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, राइट। इसमें आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, यू विल फाइंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस,
राइट। इवन आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे प्रॉपर मार्किंग के साथ में, पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे जो भी पास्ट में क्वेश्चंस आए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप आराम से अपना पढ़ सकते हो। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जिनमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर इस बुक में मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया बुक है, इस बुक को आप बाय कर सकते हो। ये बुक आपको और भी बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की भी देखने को मिल जाएगी। इस बुक का लिंक आपको, इन सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट, तो आप oswal.io पे आके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ पर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ना आप अपना खुद का टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसका आपको एक टॉपिक का टेस्ट देना है, तो आप अपना खुद का टेस्ट जनरेट करके, वेदर इट इज ऑफ एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आप अपना खुद का टेस्ट जनरेट कर सकते हो। और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको उस टेस्ट का यहाँ पर फीडबैक भी मिल जाएगा टीचर्स के द्वारा। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है तैयारी करने के लिए। तो इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब बात करते हैं कि भैया ठीक है, मॉडर्न एम्पायर का एंड हो जाता है 185 बिफोर कॉमन एरा में। उसके बाद जो पीरियड शुरू होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉरियंस। पोस्ट मॉरियंस। अब ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है ना, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप ये देखो, जब मॉडर्न एम्पायर रूल कर रहा है तो साउथ में आपको ना कुछ छोटे छोटे आप डायनेस्टीज कह लो या चीफडम्स कह लो, बिकॉज उनको हम डायनेस्टीज भी प्रॉपरली नहीं कह सकते, ना किंगडम कह सकते, बिकॉज उनकी पॉलिटिकल बाउंड्री फिक्स नहीं थी। आपको देखने को मिलती हैं, एक तो आपको चोल मिलेगा, एक आपको मिलेगा पंड्या और चेरा। ये आप कह सकते हो ये कुछ प्रकार के ना चीफडम्स हुआ करते थे या छोटे मोटे किंगडम्स हुआ करते थे, जिनके बारे में हमें ना संगम टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन थे, यानी कि जिस टाइम पे मॉडर्न एम्पायर नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा है, साउथ में ये कुछ चीफडम्स रूल किया करते थे। इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि ठीक है, मॉडर्न एम्पायर का एंड हो गया, उसके बाद कुछ हमें और भी तो देखने को मिलेंगे ना। मॉडर्न एम्पायर के बाद कुछ ऐसी डायनेस्टीज एम्पायर वगैरह बनेंगे। तो देखो ऐसे करके तो मतलब काफ़ी सारे एम्पायर्स या कह लो डायनेस्टीज आती हैं अलग अलग पार्ट पे, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन हम कह सकते हैं, मतलब कि काफ़ी सारी डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेंगी। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन टाइप आपको देखने को मिलेगा इंडिया वाले पार्ट का, इंडिया का जो पार्ट है। अब देखो मॉडर्न एम्पायर के एंड होने के बाद आपको कई सारी डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे तो काफ़ी सारी डायनेस्टीज किंगडम्स आते हैं, सभी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द कुषाण एम्पायर एंड द गुप्ता एम्पायर। तो आप कुषाण एम्पायर के बारे में यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो होता क्या है, कुषाण एम्पायर जो कि इस्टेब्लिश होता है, आप इसमें देखोगे यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा एम्पायर होता है। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, इसमें आपको कुषाण एम्पायर देखने को मिलेगा। और इसको किसने फाउंड किया, कब हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप एक नाम याद रखो पावरफुल किंग का, दैट वाज कनिष्क, ठीक है। कनिष्क वॉज द वेरी पावरफुल रूलर ऑफ द कुषाण एम्पायर। ये ना अपने नाम के आगे टाइटल लगाते थे, देवापुत्रा, यानी हम सन ऑफ गॉड हैं, भगवान के बेटे हैं। ये क्यों लगाते थे, बिकॉज ये चाइनीज़ रूलर्स से इंस्पायर्ड थे, जो कि अपने आप को सन ऑफ हेवन कहते थे। और ये नई बात नहीं है कि कोई राजा अपने नाम के आगे टाइटल लगा रहा है। हमें कई सारे एंशंट हिस्ट्री में राजा मिले हैं। विक्रमादित्य लगाते थे अपने नाम के आगे, महाराजा धीराज, ठीक है, मैं चक्रवर्ती हूँ। इस प्रकार के टाइटल्स तो आपको मिल ही जाएंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो कुषाण्स के बारे में आप याद रखना, कहाँ रूल किया, पावरफुल रूलर। और कनिष्क का ही ये हेडलेस स्टैचू है जो कि हमें मथुरा से देखने को मिला है। ये 1 मार्क में आ सकता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में, राइट। इसकी इमेज आपकी बुक में भी गिवन है। नाउ वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमें कुषाण एम्पायर के बारे में बताते हैं, तो वही कॉमन आपको मिल जाएंगे जो मॉरियंस में हमने देखे हैं ना। इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, और यही सेम हमें गुप्ता एम्पायर में भी देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं, देखो जब कुषाण एम्पायर रूल कर रहा है ना, तो एक सिस्टम सामने आता है, लेकिन वो सिस्टम गुप्ता एम्पायर के टाइम पे काफ़ी डेवलप करता है, बट वो इस समय तक जब कुषाण एम्पायर रूल कर रहा है तो आ चुका था। वो सिस्टम है सामंत सिस्टम, या आप इसको फ्यूडल सिस्टम भी कह सकते हो। इसमें क्या होता था, इसमें राजा क्या करता था, मान लो ये राजा है, इसका ये पूरा एम्पायर है, अपने जो ज़मीन के कुछ टुकड़ों को, मतलब अपने एम्पायर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके, अलग अलग पार्ट्स में,
वो क्या करता था, कुछ लोगों को दिया करता था, कुछ ऑफिसर्स को दिया करता था। इनका काम होता था कि इस रीजन से टैक्स कलेक्ट करना है, राजा को पहुंचाना है, और अपनी छोटी मोटी मिलिट्री भी मेंटेन करके रखनी है। जब राजा को ज़रूरत पड़ेगी तो वो मिलिट्री उसको प्रोवाइड करानी है, बिकॉज राजा सब कुछ नहीं कर सकता, वो ना हर जगह से टैक्स कलेक्ट कर सकता, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये था सामंतवाद सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम। लेकिन आप ये देखो, जब राजा कमजोर हो जाएगा तो क्या ये सोचेगा नहीं सामंत, ठीक है, जो कि ऑफिसर है उस पर्टिकुलर एरिया का, कि भाई मैं अलग हो जाऊं। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है यहां पर। जो श्रीगुप्त थे ना, श्री जो गुप्त थे, दैट वाज द सामंत, हम कह सकते हैं फ्यूडल लॉर्ड अंडर कुशान्स। अब जब उन्हें लगता है कि भैया कुशान एम्पायर का जो राजा है वो कमजोर हो रहा है, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं और आगे चल के अपनी खुद की एक डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं, जो कि आगे चल के एम्पायर बनेगा। दैट वाज द गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। गुप्ता एम्पायर आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा, और इसको फाउंड किसने किया था? श्रीगुप्त ने। आप ये नाम याद रख सकते हो, राइट। आपको इसमें भी वही सेम चीज देखने को मिल जाएंगी। गुप्ता एम्पायर जब आता है तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि उस टाइम पे सामंत सिस्टम काफी ज्यादा पॉपुलर बन गया था। ये चीज आपको मिलेगी देखने को। सोर्सेज आपको वही मिल जाएंगे कॉमन जो कि हमने पढ़े हैं, राइट। कॉइन्स हो गए, लिटरेचर यानी कि लिटरेरी सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस, प्रशस्तीज। प्रशस्तीज आपको ऐसी इंस्क्रिप्शंस दिखने को मिलेंगी ना जो कि किसी की प्रशंसा में लिखी जाती हैं, तारीफ में लिखी जाती हैं। अब आप खुद ही सोचो, आप मतलब मान लो मैं राजा हूं, आप मेरे दरबार में कोर्ट पोएट हो, ठीक है। आपको मैंने काम दिया मेरे बारे में लिखने के लिए, तो आप मेरी तारीफ ही तो करोगे, आप मेरी बुराई नहीं करोगे। बुराई करोगे तो मैं तो भैया आपको निकाल दूंगा काम से। इसीलिए इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता प्रशस्तीज के ऊपर। बट हमें एक प्रशस्ति मिलती है अबाउट दी वन ऑफ द पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर, दैट वाज समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक प्रशस्ति मिलती है जिसको बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति, या कह लो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये इनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने कंपोज करी थी। अब देखो, गुप्ता एम्पायर में काफ़ी सारे रूलर्स आते हैं, कुछ आप याद रख सकते हो। श्रीगुप्त हो गए, उसके बाद आपको घटोत्कच गुप्त मिलेंगे, यू विल फाइंड चंद्रगुप्त वन, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, ऐसे करके। तो ये सीरीज जितनी मैंने बताई है उतनी याद रखना, आगे आपको काम आएगी। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लोगों का अपने राजा के बारे में क्या सोचना था। तो इसको लेकर ना कोई हमें इंस्क्रिप्शन वगैरह तो नहीं मिला, बिकॉज जो कॉमन पीपल हैं वो अपने बारे में ज़्यादा नहीं लिखते थे, ठीक है। अब ज़्यादा अपने बारे में नहीं लिखते थे, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं बताते थे, तो इसको लेकर कोई इंस्क्रिप्शन तो नहीं मिला। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि क्या रिलेशन थे राजा के अपनी प्रजा के साथ, प्रजा क्या सोचती थी अपने राजा के बारे में। तो हमें कुछ स्टोरीज मिलेंगी, जातक स्टोरीज, पंचतंत्र स्टोरीज, इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्हीं में से एक है जातक स्टोरी गंदा टिंडू की, जिसमें हमें ये पता लगता है कि भैया लोगों की खस्ता हालत थी, लोग अपने राजा से खुश नहीं थे, वो बल्कि बुराई करते थे राजा की, कि राजा हमसे काफ़ी टैक्स लेता है, हमें लुटेरे लूट के ले जाते हैं। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम चले गए हैं, मतलब लोग चले जाते थे कहाँ पर, जंगलों में रहने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं था कि सारे लोग दुखी थे, मतलब राजा कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी लेकर आते थे। अब देखो, टैक्स वाली चीज़ें, इससे तो हम भी तो दुखी रहते हैं ना, कि भाई सरकार ज़्यादा टैक्स मतलब बढ़ा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ऐसे ही लोगों की डिससेटिस्फैक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि उस टाइम पे, जिस टाइम पीरियड की हम स्टडी कर रहे हैं, 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा, इस टाइम पे लोग कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो देखो, वुडन प्लो का यूज़ करते थे, लेकिन अब आयरन आ गया था तो आयरन का प्लो यूज़ किया जाने लगा। ट्रांसप्लांटेशन, ये जो नई टेक्निक है, इसका यूज़ किया जा रहा था, जिसमें यहाँ पर क्या होता था, जो सीड्स हैं उनको एक जगह पे उगा के, ठीक है, जो यहाँ पर हमें क्रॉप मिलेगी उसको थोड़ा छोटा, मतलब थोड़ा सा बड़ा किया जाता था। जब वो जो पर्टिकुलर क्रॉप है थोड़ी सी बड़ी हो जाया करती थी, तो उसको उस जगह से हटा करके, मतलब उस जगह से उखाड़ के उन सैम्पलिंग्स को मेन फील्ड में उगाया जाता था, जो कि आप आज भी देखते हो, जो कि की जाती है पैडी यानी राइस की कल्टीवेशन के दौरान, राइट। इससे मतलब कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी होती है। इरिगेशन का जो यूज़ है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। वेल्स, कैनॉल्स, इन सब का यूज़ किया जा रहा था उस टाइम पे, राइट।
अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ये देखते हैं कि रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे कि नहीं थे। तो देखो डिफरेंसेस तो हमें देखने को मिल ही जाएंगे, अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनका सोसाइटी में डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। एक टर्म मिलती है हमें गाहपति, या इसे आप बोलो गृहपति, घर का मतलब मुखिया, हाउस होल्ड। तो ये हमें देखने को मिलता था जो कि बेसिकली काफ़ी डोमिनेट करता था। पैट्रियार्कल सोसाइटी वॉज देयर, अपना दबदबा दिखाता था अपने बच्चों के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, राइट। हमें ना तमिल जो संगम टेक्स्ट हैं, जो हमें संगम टेक्स्ट देखने को मिलेगा, उसमें कुछ हमें देखने को मिलेंगे कैटेगरीज। वी विल फाइंड सम ऑफ द कैटेगरीज इन दी संगम टेक्स्ट, जो कि हमें ये बताते हैं कि सोशल डिफरेंसेस थे, ठीक है, गांव के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम में। हमें वेलालर देखने को मिलता है, यानी वेलालर ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़मीन इनके पास होती थी। उझावर यानी प्लोमैन, जो कि बेसिकली फार्मर टाइप हुआ करते थे। और अधिमई यानी स्लेव्स। इट मीन्स वी विल फाइंड ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल, हर प्रकार के लोग हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, मिडल टाइप के लोग भी हैं। यानी डिफरेंसेस थे रूरल सोसाइटी में, और सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। गृहपति जैसी टर्म हमें देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं लैंड ग्रांट्स की, यानी कि जमीन को दान में दिया जाता था। देखो होता क्या था, जो राजा है ना, वो क्या करता था, जमीन को दान में दिया करता था। किसको दिया करता था? ब्राह्मण्स को, ठीक है, ब्राह्मण्स को दी जाती थी जमीन दान में। कुछ टेम्पल्स वगैरह को दी जाती थी, स्तूप वगैरह को दी जाती थी, या राजा खुद ही इन सभी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करवा दिया करता था। और इसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है लैंड ग्रांट का इंस्क्रिप्शंस में। लेकिन यहाँ पर जो वीमेन है ना, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं था कि वो ना तो वो लैंड को होल्ड कर सकती, ना वो लैंड को होल्ड कर सकती, ना वो लैंड को दान में दे सकती, ग्रांट भी नहीं कर सकती लैंड का। लेकिन हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और ये एक्सेप्शन आपको 3rd चैप्टर में भी काम आएगा, जो कि है प्रभावती गुप्त का। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, दैट वाज वन ऑफ द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इनकी बेटी थी प्रभावती गुप्त। इनकी बेटी की शादी होती है विद दी वकाटक डायनेस्टी के एक राजा से, ठीक है, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। और प्रभावती गुप्त के जो बच्चे थे, यानी जो इनका बेटा था, दैट वाज माइनर, छोटा था वो, इसीलिए ये अपने बेटे के बिहाफ में रूलर बनती हैं, जो कि सोसाइटी में अलाउ ही नहीं था, एक्सेप्टेबल ही नहीं था। और जब ये राजा बनती हैं, मतलब ये बेसिकली रूलर बनती हैं, तो ये फिर लैंड इनके पास सारी ज़मीन इन्हीं, अब जब ये राजा हैं तो, अब जब ये रूलर हैं तो इनके पास तो सारी ज़मीन ऑब्वियसली आ ही जाएगी। फिर ये क्या करती हैं, उस ज़मीन में से कुछ पार्ट दान में भी देती हैं, जिसका हमें रिकॉर्ड भी देखने को मिल जाएगा। इवन आपकी बुक में उसको लेकर एक सोर्स भी गिवन है कि किस प्रकार से प्रभावती गुप्त एक जो विलेज है वो एक किसको दे रही हैं, आचार्य को दे रही हैं, ठीक है, आचार्य को दे रही हैं दान में। तो ये आपको प्रभावती गुप्त मिल जाएंगी, और ये आप लैंड मान सकते हो। ये मैंने कुछ इमेज लगाई हैं, राइट। तो ये आपको मिलेगा। इट शोज़ कि जो भी रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उनको यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, यानी रूल्स को तोड़ा भी जा रहा है कि भाई वीमेन को अलाउ नहीं है ऐसा करना, बट वो तो रूलर भी बन रही हैं, लैंड ग्रांट भी कर रही हैं, और लैंड को होल्ड भी कर रही हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन से ना हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि गांव में किस प्रकार के लोग रहते थे। तो आप इसके बारे में वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, जो ज़मीन ब्राह्मण्स को दी जाती थी उसको बोला जाता था अग्रहारा, ठीक है, अग्रहारा। ये टर्म आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, याद रखना है आपको। अग्रहारा वॉज द लैंड विच वॉज ग्रांटेड टू द ब्राह्मण्स, राइट। हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात कर लिया है, राइट। अब हम इसी सेम टाइम पीरियड की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है इसके बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री में आप ये देखोगे उस टाइम पे नई नई सिटीज़ डेवलप कर रही थी, राइट। इसके बारे में तो हमने देखा भी है कि भाई जब मॉडर्न एम्पायर रूल कर रहा है तो आपको कई सारी सिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी सिटीज़ थी जो कि डेवलप कर रही थी, लाइक पाटलिपुत्रा, उज्जैन हो गया, पुहार हो गया, दैट वाज दी कोस्टल सिटी, मथुरा जैसी सिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो लोग अर्बन एरिया में रहते थे उनके बारे में भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल हमें ये पता लगता है कि ये कुछ लोग ना नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नाम का एक बर्तन यूज़ करते थे, जो कि काफ़ी मतलब हमें ऐसा देखने को मिलता है कि भाई काफ़ी चमकीला होता था। हो सकता है इस बर्तन को रिच लोग ही यूज़ करते हों।
प्रोबेबली यूज्ड बाय द रिच पीपल। और भी कई सारे हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं जो कि हमें अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में बताते हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस भी वन ऑफ द सोर्स है अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पता लगाने के लिए। वोटिव इंस्क्रिप्शन ऐसे इंस्क्रिप्शन होते हैं जिनमें उन चीज़ों को लिखा जाता है जो आप गिफ्ट्स दे रहे हो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। मान लो आप किसी टेम्पल को विजिट करने गए, आपने उस टेम्पल में कुछ डोनेट किया, ठीक है, तो आप उस इंस्क्रिप्शन में लिख रहे हो कि भाई मैं गया टेम्पल, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी फैमिली में ये सारे मेंबर्स हैं, मैंने यहाँ पर इस टेम्पल को ये डोनेट किया है। तो उस इंस्क्रिप्शन को, उस रिकॉर्ड को बोला जाता था वोटिव इंस्क्रिप्शंस। और उससे हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो बंदा कहाँ से आता था, उसका ऑक्यूपेशन क्या था जिसने डोनेशन दिया है, राइट। इवन श्रेणीज के बारे में भी मेंशन हुआ करता था। श्रेणीज बेसिकली जो भी मर्चेंट्स हैं उनका एक ग्रुप होता था, ठीक है। तो हमें ये पता लगता है कि अलग अलग ऑक्यूपेशन को फॉलो करने वाले लोग रहा करते थे, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, किंग्स भी होते थे, गोल्डस्मिथ्स, कारपेंटर्स, ये सारे के सारे लोग हमें मिलते हैं देखने को। अब हम ये देखते हैं कि भैया ट्रेड भी उस टाइम पे हो रहा था। ट्रेड इवन रोमन एम्पायर के साथ काफ़ी अच्छा खासा हमें ट्रेड देखने को मिलता है। इवन कुछ यहाँ पर मर्चेंट्स तो काफ़ी सक्सेसफुल बन रहे थे, काफ़ी पैसा कमा रहे थे, जिनको मसत्तुवन बोला जाता था तमिल में, और सेठीज एंड सत्तावाहाज इन प्राकृत लैंग्वेज। ये काफ़ी ज़्यादा अमीर बन रहे थे, ठीक है, व्यापार करते करते। कई सारी चीज़ों का होता था ट्रेड। फॉर एग्जांपल इंडिया क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था अपने मसाले हो गए, कपड़ा हो गया। इंपोर्ट कौन सी चीज़ें करता था, कॉपर करते थे हम इंपोर्ट, ठीक है। आप कह सकते हो कुछ हम कॉइन्स को इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट में तो हमारा वही आ जाएगा जो कि मैंने आपको बताया, हमारा जो पेपर हो गया, हमारे जो मतलब क्लोथ्स वगैरह हो गए, कॉटन, सिल्क, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा रोमन एम्पायर वॉज देयर, और जिसके साथ हम लोगों का बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड होता था। कॉइन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई जो भी राजा हमें देखने को मिलेंगे वो कॉइन्स को भी डेवलप करवाते थे, राइट। तो कॉइन्स का यूज़ किया जाता था ट्रेड में। जब मॉडर्न एम्पायर रूल कर रहा था ना, तो आपको इस प्रकार के पंचमार्क कॉइन मिलेंगे, लेकिन उसके बाद चल के जो कॉइन्स है वो हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडो ग्रीक रूलर्स ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इस प्रकार के वो कॉइन्स लेकर आए जिसमें आपको राजा की इमेज भी मिलेगी, साथ में उनका नाम भी देखने को मिल जाएगा। फिर कुषाण एम्पायर के जो रूलर्स हैं वो कॉइन्स को लेकर आते हैं जो कि गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में थे गोल्ड कॉइन्स। इवन गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड को तो गोल्डन पीरियड माना जाता है, कॉइन्स की वजह से भी और भी रीजंस की वजह से भी, राइट। आपको यहोदिया के कॉइन भी देखने को मिल जाएंगे। दैट वाज द ट्राइबल वॉरियर ग्रुप ऑफ पंजाब हरियाणा एट दैट टाइम। ये भी कुछ कॉइन्स को डेवलप कर रहे थे उस टाइम पे, जो कि एज अ सोर्स हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। लेकिन आगे चल के ना, जब 6th सेंचुरी CE ऑनवर्ड्स, यानी जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, उस टाइम पे हमें कॉइन्स का जो एविडेंस है वो कम देखने को मिलता है। तो इसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि भैया हो सकता है रोमन एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड कम हो गया हो, डिक्लाइन हो गया हो, या फिर लोगों ने स्टोर करना बंद कर दिया हो कॉइन्स को और सर्कुलेशन में ज़्यादा हो। क्योंकि देखो, स्टोर करेंगे तभी तो हमें आज के टाइम पे वो मिलेंगे एज अ सोर्स। तो हो सकता है सर्कुलेशन में हो, इसीलिए हमें नहीं मिल रहे कॉइन्स 6th सेंचुरी BCE, मतलब CE के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो कॉइन्स के बारे में भी आपको याद रखना है कि भैया कौन सी डायनेस्टी किस प्रकार का कॉइन लेकर आ रही है। अब देखो, अशोका जैसे रूलर्स के बारे में पता लगने से पहले अंग्रेजों को ये लगता था कि हमारी जो हिस्ट्री है वो एकदम बैकवर्ड है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर, दैट वाज जेम्स प्रिंस, वे क्या करते हैं, ये अशोका की 2 स्क्रिप्ट को डिसाइफर करते हैं, ब्राह्मी एंड खारोस्ती। इस स्क्रिप्ट के डिसाइफर होने से पहले हमें अशोका जैसे रूलर के बारे में नहीं पता था। तो इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। इन्होंने डिसाइफर किया इन स्क्रिप्ट को, यानी पता लगाया, और हमें अशोक जैसे रूलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये क्या करते थे। इन्होंने अपने आप को बेसिकली अपने नाम के आगे टाइटल लगाते थे, देवम पिया पियादसी। देवम पिया का मतलब देवों में प्रिय है, और पियादसी का मतलब अच्छा बिहेवियर वाला एक राजा, राइट। तो ये चीज़ है। बाकी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई जेम्स प्रिंसेप ने, या फिर कोई भी ऐसा बेसिकली एफिग्राफिस्ट कहते हैं, एफिग्राफिस्ट आप याद रखना, एफिग्राफिस्ट, ठीक है, जो कि क्या करता है, इंस्क्रिप्शन को स्टडी करता है। और न्यूमिस्मैटिक्स,
न्यूमिसमैटिक्स, ये कौन होता है? जो कि कॉइन्स को स्टडी करता है, ये आपको याद रखना है। तो कोई भी एपिग्राफिस्ट है वो किस तरीके से स्क्रिप्ट को डिसाइफर करता है। इससे पहले एक बात और जान लो कि आपको जो खारोस्ती स्क्रिप्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी और बाकी वाले पार्ट में मिलेगी आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि अशोका जो रूलर थे वो बेसिकली मतलब उनकी स्क्रिप्ट है जब वो रूल कर रहे थे, राइट। तो हमें किस तरीके से यहाँ पर मतलब ये जो एपिग्राफिस्ट हैं वो किस तरीके से डिसाइफर करते हैं, इन्होंने किस तरीके से ब्राह्मी को और खारोस्ती को डिसाइफर किया, ये हम एक हल्का सा देख लेते हैं। वैसे हमें एपिग्राफिस्ट नहीं बनना, लेकिन हल्की बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, वैसे इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसमें देखो आपको मतलब एक इंस्क्रिप्शन पढ़नी आती है, मान लो एक इंस्क्रिप्शन ए है और एक बी इंस्क्रिप्शन है, मतलब एक इंस्क्रिप्शन ए है और एक है बी, राइट। आपको मतलब सेम है ये, आपको बी पढ़नी आती है। अब आप बी के बेसिस पे क्या करोगे, ए का वो निकालोगे कि भाई बी में मतलब ये सिंबल, ये मतलब ये सिंबल है, ठीक है, इसका बी में ये मतलब निकल रहा है, तो इसका ये होगा। तो यानी उस वर्ड का जो वर्ड हमें उस वाली स्क्रिप्ट में मिल रहा है ए में, उसका हो सकता है वो साउंड हो। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कंपेयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है किससे, जो हमें स्क्रिप्ट आती है पढ़नी और जो नहीं आती, और जो आती है उसके बेसिस पे जो नहीं आती उसको भी पता लगा लिया जाता है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब होता होगा। बस ये आप याद रख लो, मेरा एक वर्ड कंपैरिजन किया जाता है, इतना आपके लिए काफ़ी है इस टॉपिक से। अब हम ये देखते हैं कि एपिग्राफिस्ट को जब वो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो जब वो स्टडी कर रहे होते हैं ना इंस्क्रिप्शंस को, तो आप ये देखो कि इंस्क्रिप्शन जब आप स्टडी कर रहे हो, मान लो आप एपिग्राफिस्ट हो, तो यहाँ पर पहली बात तो आपको हो सकता है ऐसी इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें लेटर्स फेंटली हो या कुछ लेटर्स मिसिंग भी हो सकते हैं, हो सकता है वो यहाँ से डैमेज हो, आपको मतलब समझ में ना आए, हो सकता है आपको कुछ अजीब से सिंबल्स मिल जाएं जिनका वर्ड आपको समझ में ना आए, ठीक है, मतलब जिन सिंबल का आपको मीनिंग समझ में ना आए। और ऐसा भी नहीं है कि भैया कि सारी की सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शंस में लिखी होती थी। इंस्क्रिप्शन में आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, यानी जिनको राजा चाहते थे कि भाई वो बेसिकली उसको लिखवाया जाए, यानी राजा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हमें कॉमन पीपल से रिलेटेड ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो कुछ ये लिमिटेशन है इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस के, जो आपको इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी ना उनके ये कुछ लिमिटेशंस हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार बना है 3 नंबर का, तो आप इन सभी के सभी पॉइंट्स को याद रखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। 45 मिनट के अराउंड इस चैप्टर में लगे हैं, 40-45 मिनट, बट मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं स्टोरी की फॉर्मेट में सारी चीज़ें कवर करा दूं। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, 3rd चैप्टर को भी इसी तरीके से कवर करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहो, फॉलो करो सीरीज़ को, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।